नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक लिस्ट के एक और शानदार और मज़ेदार एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ एक कंपनी की है बल्कि भारत के हौसले, जुनून और उस सपने की है जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा था। ये है मारुति सुजुकी की कहानी। एक ऐसी कंपनी जिसने न केवल भारत को पहियों पर लाया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। ये कहानी सिर्फ कारों की नहीं बल्कि एक देश की बदलती तस्वीर, नई सोच और एक ऐसी क्रांति की है जिसने भारत की सड़कों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र लंबा, रोमांचक और दिल को छूने वाला होने वाला है। सोचिए, 7 दशक पहले का भारत। सड़कें थीं तो छोटी मोटी, गड्ढों से भरी, और कई जगह तो बस कच्ची धूल भरी पगडंडियाँ थीं। उस जमाने में कारें देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। कारें सिर्फ अमीरों की शान थीं और आम भारतीय के लिए कार खरीदना एक ऐसा सपना था जो लगभग असंभव सा लगता था। दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनियों जैसे वॉक्सवैगन, प्यूजो, फिएट और रेनो को जब भारत में कार बनाने का आइडिया बताया गया तो उन्होंने हंसते हुए मना कर दिया। उनका कहना था, भारत में रोड्स ही कहाँ हैं, यहाँ के लोग कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोजेक्ट तो शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। यहाँ तक कि भारत के अपने लोग भी इस आइडिया का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, जिस देश में ढंग की सड़कें तक नहीं वो कारें बनाएगा, ये तो बिल्कुल बेकार का सपना है। लेकिन इस मजाक को हकीकत में बदलने का सपना देखा एक शख्स ने, संजय गांधी। 1971 में उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो उस समय के भारत के लिए क्रांतिकारी था। उनका सपना था एक छोटी सस्ती कार जो हर आम भारतीय की जेब और ज़रूरत के हिसाब से हो। एक ऐसी कार जो न सिर्फ अमीरों के लिए बल्कि मध्यम वर्ग और छोटे शहरों के लोगों के लिए भी हो। अपनी माँ, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद से उन्होंने मारुति लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी शुरू की। लेकिन ये सपना हकीकत में बदलने से पहले ही अधूरा रह गया। सिर्फ एक कार बनी, वो भी बस अपनी माँ को दिखाने के लिए। और फिर 1980 में एक दुखद हादसे में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे प्रोजेक्ट को हिलाकर रख दिया। कोई और होता तो शायद यहीं हार मान लेता, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के सपने को जिंदा रखने का फैसला किया। ये सिर्फ एक कार कंपनी की बात नहीं थी, ये एक माँ का अपने बेटे के सपने को पूरा करने का जज्बा था। 1981 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार इसे एक सरकारी प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक विदेशी पार्टनर की ज़रूरत थी। भारत सरकार ने दुनिया की कई बड़ी कार कंपनियों से बात की, लेकिन एक एक करके सब ने मना कर दिया। सबका एक ही जवाब था, भारत में कारों का कोई भविष्य नहीं। वो कहते थे, भारत अभी इतना तैयार नहीं कि यहाँ कार इंडस्ट्री चल सके। लेकिन एक कंपनी ने इस मौके को देखा, वो थी सुजुकी। उस समय एक छोटी सी जापानी कंपनी जिसे शायद दुनिया की बड़ी कंपनियां इतनी गंभीरता से नहीं लेती थीं। सुजुकी ने उस मौके को पकड़ा जिसे बाकी सब ने ठुकरा दिया। 1982 में एक ऐतिहासिक डील साइन हुई। भारत सरकार ने 74% हिस्सेदारी अपने पास रखी, सुजुकी ने 26% ली और इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई R.C. भार्गव को। अब जरा सोचिए, R.C. भार्गव एक नौकरशाह थे जिन्हें ऑटो इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन शायद यही वो जादू था जो इस कहानी को खास बनाता है। एक ऐसा लीडर जिसने अनुभव की कमी को अपने जोश और मेहनत से पूरा किया। और फिर दोस्तों, 1983 में वो पल आया जिसने भारत की सड़कों को हमेशा के लिए बदल दिया। मारुति 800 लॉन्च हुई। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक सपना था जो अब सड़कों पर दौड़ रहा था। लेकिन इस कार की डिमांड इतनी ज़बरदस्त थी कि पहली 1000 कारें लॉटरी के जरिए बांटी गईं। लोग इस कार को पाने के लिए लाइन में खड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां दुनिया की ज़्यादातर कार कंपनियां अपनी शुरुआत में सालों तक घाटे में रहती थीं, मारुति ने अपनी पहली बिक्री से ही प्रॉफिट कमा लिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मारुति दुनिया की पहली ऐसी कार कंपनी बनी जिसने अपनी पहली कार से ही मुनाफा कमाया। मारुति 800 ने भारत में एक नई शुरुआत की। ये कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये थी आज़ादी, ये थी गतिशीलता, ये थी उस मध्यम वर्ग की उम्मीद जो अब अपने सपनों को सच होते देख रहा था। इस कार ने लाखों भारतीय परिवारों को वो मौका दिया
जो पहले सिर्फ अमीरों के पास था। लोग इसे प्यार से भारत की जनता की कार कहने लगे। छोटे शहरों से लेकर बड़े मेट्रो शहरों तक मारुति 800 हर जगह छा गई। इसने न सिर्फ सड़कों को बदला बल्कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। मारुति ने साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ कारें बना सकता है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट्स में से एक बन सकता है। समय के साथ मारुति का सफ़र और भी बड़ा होता गया। एक कार से शुरू हुआ ये सपना धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। सुजुकी ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और भारत सरकार ने अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी। आज सुजुकी के पास मारुति सुजुकी की लगभग 56% हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सा पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। 1983 में सिर्फ एक कार बनाने वाली कंपनी आज हर साल 20 लाख से ज़्यादा कारें बनाती है और 16 से 18 लाख कारें बेचती है। स्विफ्ट, बलेनो, वैगनार, डिज़ायर और अर्टिगा जैसे मॉडल्स आज भारतीय सड़कों पर राज करते हैं। और ये आंकड़ा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, भारत में बिकने वाली हर 10 में से 6 कारें मारुति की हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की जीत है। लेकिन दोस्तों, मारुति की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही है और मारुति भी पीछे नहीं रहने वाली। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, मारुति सुजुकी भी इस रेस में पूरी ताकत से उतर चुकी है। उनकी पहली फुली इलेक्ट्रिक कार EVX 2025 में भारतीय सड़कों पर दौड़ेगी। सुजुकी और टोयोटा के साथ मिलकर बनाई गई ये कार वही सस्ती और प्रैक्टिकल होगी जैसी मारुति 800 थी। ये कार न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होगी बल्कि उसी तरह हर आम भारतीय की जेब के हिसाब से होगी। जिस कंपनी ने भारत को पहियों पर लाया वो अब भारत के भविष्य को इलेक्ट्रिक करने की तैयारी में है, धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत और विश्वास के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टॉक लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक ड्राइव सेफ और अपने सपनों को सच करते रहें।